नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 24 नवंबर और आज के द हिंदू में प्रकाशित जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट खबर है हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट है, हम जितना अध्ययन करते हैं अपनी अज्ञानता का उतना ही आभास हमें होता जाता है। और ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, तेजस विमान की पहली उड़ान किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1995, बी 2001, सी 2003 या डी 1984। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2001। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, रिस्टोरेशन ऑफ इंडियाज ओनली फ्रेंच मीडियम गर्ल्स हाई स्कूल नियरिंग कंप्लीशन। और ये आपके जीएस पेपर 3 डेवलपमेंट से संबंधित है। इसी के साथ ही आपका जो टॉपिक है वो सोशल इशू से भी संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो भारत के एकमात्र फ्रेंच माध्यम बालिका उच्च विद्यालय का जीर्णोद्धार और पुनर्विकास कार्य बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। और आपको बता दें कि इसका संचालन जो है वो पुडुचेरी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ ये जो स्कूल है इसके पुनर्निर्माण की नींव जो है वो फरवरी 2023 में रखी गई थी। हालांकि ये काम जो है वो इस मार्च पूरा होने वाला था, लेकिन परियोजना में देरी हुई और पुडुचेरी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड ने इस साल दिसंबर तक पूरा करने की इसे योजना बनाई है। इससे संबंधित कुछ अन्य पहलुओं की, तो इस परियोजना की लागत 7.5 करोड़ रुपए है और इसके वास्तु सलाहकार INTACH यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास है, जबकि इसके जो संरचनात्मक सलाहकार हैं वो पुडुचेरी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इमारत का मूल विरासत स्वरूप बनाए रखना है इसका उद्देश्य। अब एक बार इसकी पृष्ठभूमि पे भी नजर डाल लेते हैं। तो 2014 में बीच प्रोमेनेड पर 144 वर्ष पुराने मैरी यानी कि टाउन हॉल के गिर जाने के बाद 2 मंजिला फ्रांसीसी वास्तुकला भवन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। और इसी के साथ 2 अन्य सरकारी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था जो कि विरासत भवनों में संचालित होते थे। अब इमारत बंद होने के बाद छात्रों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित किया गया। हालांकि 1980 के दशक में भी इमारत को एक अलग खतरे का सामना करना पड़ा। उस समय एक गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए इसे गिराने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और अभिभावक और शिक्षकों ने सरकार से इमारत को संरक्षित करने के लिए कहा। और उस टाइम के जो तत्कालीन उपराज्यपाल थे टीपी तिवारी ने उन्होंने 1984 में इमारत को गिरने से बचाने के लिए एक आदेश पारित किया था। और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का एकमात्र फ्रेंच मीडियम गर्ल्स हाई स्कूल है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, विजयनगर आइडियल फ्रॉम बंगाल एडॉन्स अ टेम्पल इन तमिलनाडु। और ये आपका जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। तो न्यूज क्या है उसे हम समझ लेते हैं। तो बंगाल से आई विनायगर मूर्ति जो है वो तमिलनाडु के मंदिर में स्थापित की गई है और ये वहां की शोभा बढ़ा रही है। तो इसी के साथ अब पूरी खबर को भी हम समझ लेते हैं। ये जो मूर्ति है इसे तमिलनाडु के कुंभकोणम स्थित नागेश्वरम मंदिर में स्थापित किया गया है। और इस मूर्ति को चोल राजा राजेंद्र प्रथम बंगाल विजय के बाद नागेश्वरम मंदिर में लाए थे। आपको बता दें कि जो नागेश्वरम मंदिर है उसे कुदनाथी किजकोट्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब एक बार मूर्ति की विशेषताओं को समझ लेते हैं। तो विनेगर के शरीर पर एक सर्प है। इस मूर्ति के 4 हाथ है, एक हाथ में मोदकम है, कोलुकट्टई चावल से बना एक व्यंजन और एक हाथ में टूटा हुआ दांत है, एक हाथ में रुद्राक्ष माला है और एक हाथ में परशु जिसे कि कुल्हाड़ी भी कहते हैं वो एक हाथ में है। और इन्होंने अपनी सूंड से कोलुकट्टई खाते हुए इन्हें दिखाया गया और इनके पैरों के पास एक चूहा बैठा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी समझ लेते हैं। तो ये देवता जो है वो पाल राजवंश यानी जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक बिहार और बंगाल पर इन्होंने शासन किया था, इनकी रचना है। और ये राजेंद्र चोल के द्वारा तमिलनाडु लाई गई कई युद्ध उपलब्धियों में से एक है। और जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि नागेश्वरम मंदिर का ऐतिहासिक नाम पुदनाथी किजकोट्टम है। हालांकि ये जो मूर्ति है इन्होंने चोल मूर्तिकारों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। पाल शैली की विनेगर मूर्ति ने चोल मूर्तिकारों को प्रभावित किया क्योंकि चोल साम्राज्य प्रसिद्ध था कांस्य ढलाई के लिए। अब एक मूर्तिकार ने पाल वंश के विनेगर की एक प्रति यानी एक कॉपी जो है वो कांस्य में ढाली और जो कि तिरुवर जिले के मुथुपेट में दबी हुई मिली थी। और अब यह तंजावुर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित की जा रही है, वहां पर प्रदर्शित है। हालांकि इतिहासकार आर कलैकोवन और एम नलिनी जिन्होंने तमिलनाडु में विनेगर पूजा की उत्पत्ति का अध्ययन किया था वो कहते हैं कि ये जो देवता है इनके सबसे पुराने साहित्यिक संदर्भ जो है वो थिरुगन समंदरम और थुरुनावुक्कासर में इनका संदर्भ देखने को मिलता है। लेकिन पुलम कुरुचि शिलालेखों में विनेगर का कोई उल्लेख
नहीं है और शिव नयन मारो द्वारा कुछ स्थानों पर हाथीमुख देव का वर्णन किया गया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है पीएम कॉल्स फॉर ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन एआई टू प्रिवेंट मिसयूज। और ये आपके जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है और साथ ही आपका जीएस पेपर 2 आईआर से भी संबंधित है। तो न्यूज क्या है, एक बार हम उसको विस्तार से समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता बताई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रौद्योगिकी को वित्त केंद्रित नहीं बल्कि कि मानव केंद्रित होना चाहिए। इन्होंने G20 देशों से अपील की कि एआई के जोखिम, खासकर डीप फेक, अपराध और आतंकी गतिविधियों में एआई उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाना चाहिए और इसमें प्रभावी मानवीय निगरानी, डिजाइन द्वारा सुरक्षा, पारदर्शिता और ऑडिटेबल एंड अकाउंटेबल को जगह देने की बात की गई है। मोदी जी ने यह भी कहा है कि टेक्नोलॉजी वित्त या मुनाफा केंद्रित नहीं होनी चाहिए बल्कि मानव कल्याण के लिए होनी चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने एआई डेवलपमेंट को ओपन सोर्स और वैश्विक हित में बनाने की सलाह दी है। इसके साथ ही भारत के डिजिटल साक्षरता, यूपीआई, कोविन जैसी सार्वजनिक तकनीकी पहलों को उदाहरण की तरह बताया गया कि कैसे तकनीक से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। हालांकि मोदी ने रोजगार की बजाय भविष्य की क्षमताओं को प्राथमिकता देने की बात की गई है। G20 टैलेंट मोबिलिटी के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क की आवश्यकता बताई जिससे नए और तेज नवाचार संभव होंगे। साथ ही साथ भारत एआई मिशन के तहत सुलभ उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्षमता का निर्माण किया जा रहा है जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि एआई का लाभ सभी तक पहुंचे। और इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है जस्टिस सूर्यकांत टू टेक ओथ एज चीफ जस्टिस टुडे। ये आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी और साथ ये अपॉइंटमेंट से भी संबंधित है। तो न्यूज क्या है समझ लेते हैं। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे और इसी के साथ ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं और ये BR गवई का स्थान लेंगे। अब इनकी कार्यकाल और नियुक्ति के बारे में समझ लेते हैं। तो न्यायमूर्ति कांत को 30 अक्टूबर को अगला सीजेआई नियुक्त किया गया था और ये लगभग 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे और इनकी सेवानिवृत्ति 9 फरवरी 2027 को जब ये 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे तब ये अपने पद से मुक्त होंगे। अब एक बार इनकी पृष्ठभूमि को भी समझ लेते तो इनका जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा हिसार में हुआ था। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में इन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए और इसी के साथ 2018 में ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए और इनसे संबंधित अब कुछ अन्य फैसले भी हैं महत्वपूर्ण, उनको भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े निर्णयों में ये शामिल थे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकता से जुड़े अहम विचार में भी ये शामिल थे। राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर राष्ट्रपति संदर्भ में सलाहकार राय देने वाले पैनल का हिस्सा थे ये। साथ ही साथ औपनिवेशिक राजद्रोह कानून को स्थगित रखने वाली पीठ के भी सदस्य थे और बिहार चुनाव आयोग को मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखे गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश देने से भी ये जुड़े थे। तो इस लिहाज से भी ये खबर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अक्रॉस इंडिया हैव नो रिकॉर्ड ऑफ अफ्रीकन ग्रे पैरेट ट्रेड रिवील RTI रेस्पॉन्सेज। और ये आपका GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो ये जो पूरा न्यूज है इसमें अफ्रीकी ग्रे तोते के बारे में बात की गई है जो कि देश में सबसे आसानी से मिल जाते हैं। इनको बेचने के लिए कोई पंजीकृत प्रजनक या अधिकृत पालतू जानवरों की दुकानें नहीं हैं और अधिकतर जो राज्य हैं उनके पास जो है इनके व्यापार को लेकर के कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब एक बार जान लेते हैं अफ्रीकी ग्रे तोता के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम सेटाकस एथिथेकस है और ये साइट्स की परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है और इसी के साथ ये IUCN की सूची में IUCN के रेड लिस्ट में लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड इन्हें घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि इनका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नियंत्रित और मुश्किल है। सिर्फ खास परमिट और लाइसेंस वाली बिक्री या प्रजनन की ही इजाजत है। अब भारत में प्रजनन करने या बेचने के लिए साइट्स, आयात परमिट, वन्यजीव गार्डन का लाइसेंस और विदेश व्यापार महानिदेशालय का प्रमाण पत्र जरूरी है और बिना इन दस्तावेजों के इनका व्यापार अवैध माना जाता है। अब RTI ने क्या निष्कर्ष दिए हैं वो भी हम समझ लेते हैं।
तो आरटीआई के तहत भारत के 19 राज्यों से जब पूछा गया कि कितने पंजीकृत प्रजनक, दुकानदार या व्यापारी अफ्रीकी ग्रे तोता पालते या बेचते हैं, तो केवल केरल ने 17 लाइसेंस का उल्लेख किया। बाकी सारे राज्य या यूटीज का जवाब था कि या तो उनके पास कोई डेटा नहीं है या उनके यहाँ ये प्रजाति मौजूद ही नहीं है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व्यापार के केंद्र बनते जा रहे हैं। खासकर केरल में प्रजनन लाइसेंस की कुछ गतिविधियां पाई गई हैं। अब खतरे और चुनौती की बात कर लेते तो अफ्रीका में भारी अवैध पकड़ और व्यापार के कारण इनकी आबादी बहुत घट गई है, इसलिए इन्हें संरक्षित रखना बहुत जरूरी है। हालांकि प्रस्ताव दिया गया कि हर राज्य को विदेशी प्रजातियों का साफ रिकॉर्ड रखना होगा और दुकानों का लाइसेंस ऑडिट करना होगा, क्योंकि ये जैविक खतरे और बीमारी फैलाने की क्षमता रखते हैं। बाजारों में इनकी उपलब्धता भले न दिखे, लेकिन अधिकतर अवैध है और वन विभाग जो है अभी व्यवस्थित नियंत्रण स्थापित करने में लगा हुआ है। इस लिहाज से ये प्रजाति जो है वो बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है, बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये थी आज की हमारी सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, IUCN के अनुसार अफ्रीकी ग्रे तोते की संरक्षण स्थिति क्या है? ऑप्शन है ए असुरक्षित, बी लुप्तप्राय, सी संकटग्रस्त, डी निकट संकटग्रस्त। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।